जय हिंद होमगार्ड भाइयों और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज इस एक सिंगल वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश का भूगोल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। समझ रहे हो? मतलब एक ये सिंगल क्लास से जितने भी आज तक के एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं और वहाँ पे उत्तर प्रदेश का भूगोल आया है ना, सबके सब सवाल आपके इस एक क्लास से फंसेंगे। तो बस वीडियो में बने रहना, भागना मत, लास्ट तक देखना, आपको खुद पता चलेगा यह क्या हीरा क्लास है। नाम से ही समझ में आ रहा, अल्टीमेट मास्टर क्लास है ये। पूरा सिलेबस सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आ जाओ पहले टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक क्या है कि भाई यूपी का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार क्या है। सबसे पहले ये तो देखो कि यूपी का भौगोलिक स्थिति क्या है। ओके, तो ध्यान से देखना, अक्षांतर और देशांतर। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देख लो। यूपी के कोऑर्डिनेट्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यही मिस करके चले जाते हैं और एग्जाम में जरूर जरूर आता है ये। बहुत एग्जाम ऐसे हुए हैं जहाँ पे ये पूछा गया है कि यूपी का उत्तरी अक्षांश क्या है और पूर्वी देशांतर कौन है। ध्यान से देख लो कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो उत्तर भारत में आती है। नाम से समझ नहीं आ रहा आपको? उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके, और इसका जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक। ओके, और जो ये लगा है ना 52-28 के ऊपर ऐसे छोटा सा, इसको बोला जाता है मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। और ये 23 के ऊपर ऐसा लगा ना डिग्री, ये तो सभी लोग समझ रहे होंगे, डिग्री बोला जाता है इसको। ध्यान से देख लेना। तो पूर्वी, ये आपका पूर्वी देशांतर देख लो और ये आपका उत्तरी अक्षांश देख लो। ये अच्छे से देख लो क्योंकि इस टॉपिक पे सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये वाले टॉपिक जो है ना मोस्ट हॉट टॉपिक हैं। हॉट्स मतलब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग टॉपिक है और इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और यही सब आता है फिर। ओके, आगे देख लो। ये स्थिति जो है ना आपकी, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यूपी के, और ये जो स्थिति है ये यूपी को कृषि के लिए, जनसंख्या के लिए और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। खुद सोच के देखो कि गंगा यमुना जितनी नदियां हैं, बरसात, मौसम, खेती बाड़ी सब यूपी में है। किस चीज़ की कमी है? कमी है तो सिर्फ लोगों में दिमाग की। यहाँ के लोग है ना दिमाग इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि खेत काट काट के ना मेड़ इतना काट देंगे कि पड़ोसी का खेत आधा अपने खेत में आ जाता है। समझे? तो ये देशांतर याद कर लेना क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नहीं है ये, आज तो सेकंड टॉपिक है। आप थोड़ा सा बॉर्डर्स देख लो कि यूपी का जो बॉर्डर है ना वो किसके किसके साथ लगता है। ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 राज्यों के साथ लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। सभी का नाम दिखा देता हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में ये आ जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सही नहीं रहेगा। ध्यान से देख लो यूपी के पड़ोसी कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओके, ये 8 राज्य हैं। ये कितने हैं? 8 राज्य हैं। 8 जो हैं ये राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान से देख लो, अगर अगली बार कोई भी सवाल आपका आता है कि बताओ यूपी के कितने पड़ोसी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, आपका आंसर 9 आना चाहिए। और अगर ये पूछा जाता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश यूपी के पड़ोसी हैं तो दिल्ली याद कर लो। ओके, दिल्ली ऑप्शन नंबर 9। और ये 8 तो आपके राज्य हो गए। ध्यान ये देख लो, नाम है ना, बहुत ध्यान से देख लेना, नाम के ऊपर सवाल आएगा और फिर फंस जाओगे आप लोग। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ ना इसमें आज की वीडियो में सभी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। ये क्या आता है कि सबसे लंबी जो सीमा है यूपी की, सबसे लंबी सीमा जो यूपी की है वो किसके साथ लगती है? तो वो लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ। कहाँ? मध्य प्रदेश के साथ। और वो लगभग 11 जिले यूपी के ऐसे हैं जो एमपी को सटे हुए हैं, मतलब एमपी को छूते हैं। ऐसे 11 जिले हैं यूपी के जो एमपी को छूते हैं। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? हिमाचल। सबसे छोटी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, केवल सहारनपुर जिला। हो गया? यहाँ से सवाल फंसेगा एक, यहाँ से एक सवाल फंसेगा तो इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये पूछे कि बताओ यूपी का सबसे लंबा राज्य, यूपी का ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जिसकी सीमा यूपी के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो आपका आंसर आना चाहिए मध्य प्रदेश। समझे? लगभग 11 जिले हैं, लगभग 11 जिले ऐसे हैं यूपी के जो एमपी को छूते हैं। और सबसे छोटा सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ, केवल सहारनपुर जिला है। ये याद कर लो भाई, ये एक एक सवाल जो मैं लेके आया हूँ ना इसमें, ये सभी सवाल बनेंगे। ये जितना टॉपिक लिख के आया हूँ सब सवाल बनेगा। और देख लो, ये एक स्पेशल फैक्ट है। स्पेशल फैक्ट ये देख लो कि सोनभद्र जिले की अगर बात आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ याद आना चाहिए कि सोनभद्र ना सिर्फ यूपी का बल्कि भारत का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। भाई 4 राज्यों को एक साथ छू दिया। बर्फ पानी खेलते हैं ना, जैसे 4 लोगों को एक साथ बर्फ कर दिया, पानी करने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही सोनभद्र जो है ना, ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये नाम ध्यान से देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। समझे भाई? 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है, 4 को तो ये अकेले ही छू दिया। समझे? इतना ज़्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान से देख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक एक चीज़ में इतना अच्छे से लिख के लाया हूँ ना कि आज आपको याद हो जाएगा। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में आपके एग्जाम होने तक और एग्जाम होने के बाद भी लाता रहूँगा। वीडियो को जरा फटाक से लाइक मार दो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या कहता है कि एनसीआर,
एनसीआर में यूपी के जिले आते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर में यूपी के जिले आते हैं। और कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। ये भी याद कर लो कि दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं वो शामिल हैं। अब उनका नाम ध्यान से देखना, जरा नाम ध्यान से देख लेना। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ध्यान से देख लो नाम, ध्यान से नाम देख लो। ये 8 जिले जो है ना, ये दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। 8 के 8 जिले कहाँ पे हैं? दिल्ली एनसीआर में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है और 8 जिले ऐसे ही हैं यूपी के जो कि एनसीआर में आते हैं। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। आज आपको एनसीआर का फुल फॉर्म भी बता दिया, आधे लोगों को पता ही नहीं था। ध्यान से ऑप्शन देख लो। मेरठ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हो गया, आदत पड़ गई। ध्यान से देख लो, ये मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ओके, याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा ही। आगे बढ़ो, आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भौतिक विभाजन कैसा है, यानी कि फिजिकल रिलीफ कैसा है यूपी का। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भौतिक पट्टियों में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भौतिक पट्टियों में बांटा जाता है। अब पहला क्या है ये देखो, पहला क्षेत्र आता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र। अब भाबर, ठीक है, ये पथरीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, और ये यहाँ कृषि जो है वो संभव नहीं है। भाबर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है यूपी का जहाँ पे पथरीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे कृषि करना जो है वो संभव नहीं है। और तराई क्षेत्र कैसा होता है? तराई क्षेत्र होता है दलदली। ये तो पता होगा बहुत लोगों को, तराई क्षेत्र कैसा होता है? दलदली। यहाँ पे गन्ना और धान की जबरदस्त पैदावार है। गन्ना और जो धान है ना, इनको पानी ही तो चाहिए। धान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। गन्ने को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो यहाँ पे अब जहाँ पे दलदली मिट्टी ही हो गई, वहाँ पे तो मजा आ गया ना, जो चाहिए वही मिल रहा है। ये जो कुआं है वो खुद प्यासे के पास आ रहा है। तो तराई क्षेत्र में यही आप देखोगे कि तराई क्षेत्र में धान की पैदावार बहुत है और गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दलदली भूमि है। और वही अगर भाबर क्षेत्र की बात करो, यहाँ कुछ ही नहीं होता, यहाँ कुछ होगा ही नहीं। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। ये क्या कहता है? मध्य का मैदान। मध्य का मैदान यानी गंगा यमुना का मैदान, जहाँ पे गंगा यमुना के बीच में जो मैदानी इलाका नहीं पड़ता। अब ये मिट्टी क्या गजब मिट्टी है। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ये वाला। अब यहाँ से सवाल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है यहाँ से सवाल ना आए कि बताओ भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा गंगा यमुना का जो मैदान है ना, यही भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ऑप्शन देख लो। नदियों द्वारा लाई गई जालोड़ मिट्टी से निर्मित होता है ये। नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है ना, जैसे जब पहाड़ से नदियाँ निकलेंगी तो जहाँ से निकलेंगी पहाड़ की मिट्टी अपने साथ घसीट के लाती हैं। ओके, तो जब पहाड़ की मिट्टी घसीट के लाएंगी, वही मिट्टी ला करके जब नदी शांत होती हैं, जब या प्लेन मैदान में आ गई, शांत हो गई, कोई भागा दौड़ी नहीं चल रही है, तो वहीं पे जालोट है, ध्यान से देख लो, जलोठ मिट्टी से निर्मित होती हैं ये। और ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। एक एक पॉइंट में सवाल बनेगा, एक एक पॉइंट में। अब ध्यान से देख लो मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं इसमें मध्य के मैदान में। एक है बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी मिट्टी, और एक है खादर यानी कि नई एवं अधिक उपजाऊ मिट्टी। तो अगर ये सवाल आ जाए कि बताओ भांगर में और खादर में ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये ज़्यादा उपजाऊ कौन सा होगा? खादर। खादर मिट्टी जो है ना ये ज़्यादा उपजाऊ है, और बांगर मिट्टी जो है ये पुरानी मिट्टी। ऐसे याद कर लो, बी पहले आता है, के बाद में आता है। तो जो बाद में आएगा वही तो जवान रहेगा, समझे? जो बाद में आएगा वही तो नया रहेगा। तो जो बांगर है ये पुराना हो जाता है, खादर जो है ये नया रहता है। आगे बढ़ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि दक्षिणी पठार क्षेत्र, जो दक्षिणी पठार क्षेत्र है ना, यानी आपका झांसी वाला एरिया जो है, जहाँ पे विंध्यान श्रेणी का भाग है, मिट्टी का रंग यहाँ पे लाल होता है। और यहाँ पे फसलें कौन सी हैं? चना, अरहर, ज्वार। भाई अब ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा पानी थोड़ी होगा, पठारी क्षेत्र है। पठार वैसे ही ज़मीन से ऊपरी हिस्से पे होता है, मतलब नॉर्मल मैदान से अगर देखोगे ना तो पठार आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे मिलेगा, समझे? तो जब जो चीज़ थोड़ी सी ऊंचाई पे, वहाँ पे पानी थोड़ा कम रहेगा। अब जब पानी कम रहेगा तो वहाँ पे ऐसी फसलें होंगी जो कम पानी लगे, जैसे आपका अरहर हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। और एक चीज़ बताऊँ, बाजरा जो है ना ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान में पानी की तो कमी है, ज्वार, बाजरा, अरहर, चना ये सब राजस्थान में खूब होता है, हेला हेल खूब होगा, समझे? तो ये जो फसलें हैं ना ये आपके वहाँ पे दक्षिणी पठार में भी होंगी। तो ये भी याद रख लो। यूपी की 3 मिट्टियों का मैंने आपको दिखा दिया। एक तो हो गया दक्षिणी पठार क्षेत्र, एक आपका हो गया मध्य का मैदान, और एक आपका हो गया तराई क्षेत्र एवं भाबर क्षेत्र। अच्छे से देख लिए। आगे बढ़ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र यानी नदियों का सिस्टम, रिवर सिस्टम, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र। अच्छे से देखो, यहाँ पे भी सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। नदियों को 3 स्रोतों क्षेत्रों से समझें। नदियों को 3 स्रोत क्षेत्रों से समझें। मेनली कौन सी नदी है यूपी में? यमुना, गंगा, सई नदी, यही सब तो है मेनली। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों का सबसे पहले जिक्र कर लेंगे हम लोग। नंबर 1 पे गंगा, ठीक है। यूपी का बात हो गंगा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बनारस के घाटों को गंगा की वजह से ही जाना जाता है। तो गंगा नदी की बात करें तो सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदी है। ऊपर से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ना सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है।
और यूपी में लगभग गंगा की लंबाई कितनी है 1450 किलोमीटर यूपी में ही प्रवाहित है। मतलब गंगा का जो भी एरिया है ना उसमें से 1450 किलोमीटर तो यूपी में ही है। ओके, आ जाओ आगे, यहाँ पे भी स्टार लगा लो क्योंकि ये लंबाई वगैरह का सवाल आता है कि बताओ गंगा जो है इसकी लंबाई कितनी है यूपी में। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ मैं बार बार। यमुना पे आ जाओ। यमुना क्या कहता है, यमुना का मेन टॉपिक यही है कि सहारनपुर के फैज़ाबाद क्षेत्र से प्रवेश। ये फैज़ाबाद अलग है और अयोध्या वाला फैज़ाबाद अलग है, ध्यान से देख लो। ये सहारनपुर का इलाका है फैज़ाबाद, वहाँ से प्रवेश करती हैं यमुना यूपी में। ओके, और आगे देखो रामगंगा क्या है, कालागढ़ यानी बिजनौर से प्रवेश होता है, कालागढ़। और गंगा का भी तो बिजनौर से ही प्रवेश है, रामगंगा गंगा दोनों का बिजनौर से प्रवेश है। तो यहाँ पर भी स्टार लगा लो क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनना तय है। आगे बढ़ो, मैदान एवं झीलों से निकलने वाली नदियाँ। अभी तक ये जितनी नदी है ना, रामगंगा, यमुना, गंगा, ये सब हिमालय से निकली हुई हैं। अब आगे देख लो, मैदान या किसी झील से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हैं, जो मैदान से निकली हों या किसी झील से निकली हुई नदी हों। एक तो आती है गोमती क्या, पीलीभीत की फुलहर झील से उद्गम है। याद रहेगा कि पीलीभीत में एक फुलहर झील है, वहीं से गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी के किनारे ही तो लखनऊ बसा है। एक है सई नदी हरदोई से निकलती है, ये भी याद कर लो, सई नदी जो है हरदोई से निकलती है। सई नदी पे सवाल थोड़ा सा कम आता है, बट गोमती वगैरह पे सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आगे बात करते हैं, देखो अब हिमालय हो गया, मैदान हो गया, झील से हो गया। अब बात करेंगे दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। मतलब ऐसी कौन सी नदी है यूपी में जो दक्षिणी पठार से निकलती हैं। एक ही नदी है मेनली, तो चंबल नदी। और चंबल नदी को कौन नहीं जानता, चंबल को बीहड़ के लिए जाना जाता है। चंबल नदी को उसके अवनालिक अपर्दन यानी कि गुल्ली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन यही नदी करती है, याद कर लो। और ये नदी का सवाल बहुत अच्छा आता है, हर बार आता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि बताओ अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वो है चंबल नदी। और बिहार में कोसी नदी, समझे। और यूपी और एमपी में, राजस्थान में यही चंबल नदी त्राही करके रखती है। ओके, यूपी और एमपी की सीमा बनाने वाली यही नदी है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट नदी हो गई चंबल नदी। सिर्फ एक ही नदी है जो दक्षिणी पठार से निकलती है, मेन इसी नदी के ऊपर सवाल आता है। और ये आपका नर्मदा वगैरह के ऊपर बहुत कम आता है, क्योंकि मेन तो चंबल नदी का ही इलाका है यूपी में सबसे ज़्यादा। लगभग ये चंबल नदी जो है ये एमपी से निकलेगी, एमपी से निकल के राजस्थान से होते हुए फिर आपके यूपी में आती है। तो यूपी और एमपी की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। अगर कोई पूछ ले कि बताओ ऐसी कौन सी नदी है जिसको उसके अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, दिल और दिमाग से एक ही आंसर चाहिए, चंबल नदी। और पूछ ले कि बताओ यूपी और एमपी की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका दिल, गुर्दा, दिमाग सब कुछ चीख के कहना चाहिए भाई चंबल नदी के अलावा और कोई काम ये कर ही नहीं सकता। आगे बढ़ जाओ, सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो। वीडियोस तो मैं बहुत अच्छी ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जलवायु और, अरे 4 नहीं, अध्याय 4 है ये, ठीक है। जलवायु, मिट्टी एवं वर्षा, जलवायु, मिट्टी और वर्षा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यूपी का जलवायु कैसा है, मिट्टी कैसा है, वर्षा कैसा है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले वर्षा की बात करते हैं। वर्षा का जो वितरण है ना, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, अब पूर्व कौन सा है, ये देखो, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे ना वर्षा की मात्रा कम होती है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो ये यूपी का नक्शा है, ऐसे कुछ यूपी का नक्शा है, तो जब वर्षा इधर से इधर जाएगी ना तो कम होगी। यहाँ पे पड़ता है गोरखपुर और यहाँ पे पड़ता है मथुरा, तो गोरखपुर में जो वर्षा है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। पूरे यूपी की अगर सबसे ज़्यादा वर्षा अगर देखा जाए तो गोरखपुर में होती है, लेकिन सबसे कम जो वर्षा है वो कहाँ होती है, वो होती है आपके मथुरा में। और मथुरा पड़ता कहाँ है, मथुरा पड़ता है राजस्थान के बगल में। तो राजस्थान तो वैसे ही सूखा है, तो ऐसे ही आप लोग याद कर लो कि राजस्थान सूखा है तो मथुरा भी सूखा रहेगा, ऐसे याद कर लो, याद करने के लिए। ओके, हालांकि राजस्थान सूखा नहीं है, राजस्थान में बहुत पानी है, लेकिन अभी याद कर लो कि राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान में पानी नहीं रहता, बरसात नहीं होती, तो मथुरा में पानी सबसे कम है। और आपके गोरखपुर में बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि वर्षा जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। ओके, अब ऋतुएं देख लो, मौसम कौन कौन से। यूपी में सारे मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी सब। गर्मी खूब पड़ेगी, ठंडी भी खूब पड़ेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ग्रीष्म ऋतु देख लो, सबसे गर्म महीना जो है ना जून का, पूरा दिन आम के पेड़ के नीचे गुजरेगा इसमें, क्योंकि एक तो आम मिलेगा और दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा छाँव मिलेगी, ठंडी हवा रहेगी, घर में रहा नहीं जाता। तो सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून का। और बारिश कहाँ होती है, जुलाई से सितंबर। वैसे चौमासा बोला जाता है, बारिश जो होती है ना चौमासा बोला जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने खूब बारिश होती है, खूब बारिश, घर से निकलो बारिश हो जाती है, ऐसी बारिश होती है। और मिट्टी की अगर बात की जाए ना, मिट्टी की खास करके देख लो, मिट्टियाँ कौन कौन सी मिलती है हमारे यूपी में। एक तो मिलती है भूड़ा मिट्टी, जिसको बोलते हैं बलुई मिट्टी। क्या बोलते हैं, बलुई मिट्टी। ये गंगा किनारे वाला जो क्षेत्र है ना, गंगा किनारे हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है, गंगा सरयू आपका घाघरा के किनारे वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे ये बलुई मिट्टी बहुत पाई जाएगी। और बलुई मिट्टी में गेहूँ ज़्यादा होता है, चावल थोड़ा कम होता है। ओके, एक मिट्टी हो गई आपका राकर,
एक बोलता है राकर बोला जाता है इसको, जो कि है बुंदेलखंड की ढलानदार भूमि, बुंदेलखंड की ढलानदार भूमि। ओके, एक आपका रेह जिसको कल्लर भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, इसको बोला जाता है खारी मिट्टी। क्या बोला जाता है? खारी मिट्टी। खेती के लिए ये सही नहीं होती, खेती के योग्य नहीं होती है। तो यूपी में जो ना मुख्य रूप से ये 3 मिट्टियाँ मिलती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इनके ऊपर सवाल लगभग लगभग आता ही आता है। ओके, टेलीग्राम तो मैं दूंगा ही, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ज़्यादातर जो यूपी है ना मिट्टी में, ज़्यादातर जो यूपी की मिट्टियाँ हैं वो बलुई मिट्टी हैं। एक होते हैं मटियार, मटियार मतलब जो खादर मिट्टी होती है ना, उसको कई जगह मटियार बोला जाता है, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उत्पाद होता है। और कई जगह खेत का बंटवारा भी उसी हिसाब से होता है कि मटियार मिट्टी का हिस्सा कम मिलेगा और जहाँ पे बलुई मिट्टी रहेगी उसका हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। कई जगह पे बंटवारा ऐसे ही होता है खेतों का। आगे बढ़ो, आते हैं क्वेश्चन नहीं है, ये अध्याय 5 है। क्वेश्चन नहीं आएगा आज एक भी, क्वेश्चन मैं लाऊंगा बाद में, पहले पढ़ तो लो। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब अध्याय 5 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुपालन के ऊपर बात करते हैं। यूपी में कृषि और पशुपालन की व्यवस्था को लेकर के क्या सीन चल रहा है यूपी का, थोड़ा सा वो देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि कृषि जलवायु क्षेत्र, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो सवाल लाया हूँ ना, ये सवाल के लाया हूँ, यहाँ पे जो टॉपिक लाया हूँ ये बहुत अच्छा है। कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कुल 9 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। इस पे लगा लो स्टार, क्योंकि ये वाला टॉपिक पे सवाल बनेगा कि बताओ यूपी में कुल कितने एग्रो क्लाइमेट जोन हैं। बताओ आप कि यूपी में कुल कितने एग्रो क्लाइमेट जोन हैं। कभी पढ़े हो ये कि यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है? 9 है। कितने हैं? 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं भैया हमारा यूपी किस किस चीज़ में नंबर 1 है। तो देख लो गेहूं उत्पादन में जो हमारा है ना यूपी, ये नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन में नंबर 1 का मेडल है। दूध में नंबर 1 है। आलू में नंबर 1 है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। समझे? तो इतने चीज़ों में तो यूपी को कोई पछाड़ ही नहीं पाया। कोई ऐसा राज्य ही नहीं हुआ जो यूपी को दूसरे नंबर पे ला दे। गेहूं में हमें कौन पीछे करेगा? कोई नहीं। गन्ने में कर सकता है क्या? गन्ने में भी नहीं करेगा। दूध में भी नहीं। हर घर में गाय रहती है। हमारे यहाँ के यादव समाज के लोग 5-5, 6-6 गाय रखते हैं। कोई पीछे कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। आलू में कौन पीछे करेगा? हर साल ठंडी में बोआ जाता है आलू। और कुल खाद्यान्न, अरे भाई गेहूँ गन्ना दूध आलू यही सब तो खाद्यान्न है। जब सब हमारे यहाँ ही हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ही तो रहेगा कुल खाद्यान्न। अब बात करोगे चावल का, यानी धान, जो ये धान है ना, इसमें आपका बंगाल सबसे आगे है। बंगाली भाई लोग बहुत बढ़िया धान उगाते हैं, क्योंकि तटीय इलाका है, बरसात बहुत होती है, तो धान को पानी ही तो चाहिए। धान को पानी तो चाहिए। गेहूं को कम पानी चाहिए होता है। तो गेहूं हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धान जो है ये सबसे ज़्यादा नहीं होता। धान के मामले में दूसरे तीसरे नंबर पर यूपी चलता रहता है। धान में नंबर 1 नहीं आया। ओके, आगे बढ़ो। आगे बात करेंगे प्रमुख नहरों की। कौन कौन सी ऐसी नहर हैं जो यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके लिए यूपी जाना जाता है? तो सबसे पहली नहर तो आ जाती है शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली यही है, शारदा नहर। इसके ऊपर मैंने सवाल भी कराया होगा पहले, अगर किसी ने देखा होगा तो उनको आइडिया होगा। जो ये शारदा नहर है ना, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। और दूसरी कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर यही है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो कि बनी है लगभग 1630 ईस्वी में। देख लो 1630 ईस्वी की बनी नहर आज तक काम आ रही है। पूर्वी यमुना नहर, नाम याद कर लो और स्टार लगा लो। एक एक टॉपिक जितना लेके आया हूँ ना, गजब का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से खुद भी एनालाइज किया हूँ, एआई एनालाइज किया है, तो समझ सकते हो कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। पिछले 10 सालों का एग्जाम पैटर्न यही है। पिछले 10 सालों का एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। और ये सवाल अगर आप ये करके जा रहे हो ना, ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो, और ऐसी मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। आ जाओ आगे। अध्याय नंबर 6 खत्म ही होने वाला है। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 18-19 मिनट हो गया, ज़्यादा नहीं जाएगा। 30 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगी। भागम भागी मत लगाओ, बने रहो। खनिज एवं पर्यावरण के बारे में बात करते हैं कि आखिर यूपी में खनिज कौन कौन से मिलते हैं, पर्यावरण कैसा है। सबसे पहले आ जाओ खनिज संपदा पे। सबसे पहले खनिज संपदा पे आ जाओ। यहाँ पे कोयला, कोयले के लिए हमारे संगरौली के लिए, कोयले के लिए संगरौली जाना जाता है। कोयले के लिए संगरौली जाना जाता है, जो कि पड़ता है सोनभद्र में। ओके, बॉक्साइट के लिए आपका बांदा पड़ता है, वाराणसी, और बांदा और वाराणसी दोनों में ही बॉक्साइट मिलता है। ग्लास सैंड के लिए ना आपका प्रयागराज का शंकरगढ़ जो है ये जाना जाता है। तो मुख्य रूप से खनिज संपदा के मामले में यही 3 जो हैं, इन्हीं पे घुमा फिरा के सवाल आता है कि बताओ खनिज संपदा में कौन कैसा है। कोयला पूछा जाएगा तो संगरौली सोनभद्र आपको याद आना चाहिए। बॉक्साइट पूछा जाए तो बांदा बनारस याद कर लो। ठीक है, बी से बांदा, बी से बनारस, अच्छे से याद कर लो। ओके, बी से बांदा, बी से बनारस। ओके, आगे देख लो। ग्लास सैंड की अगर बात करें तो प्रयागराज याद कर लो, शंकरगढ़, क्योंकि यही सब घुमा फिरा के आता है। पैटर्न यही है सवालों का, और सवाल ऐसे ही उठ के आता है, कोई अलग से नहीं आता। थोड़ा वनजीव को देख लो, पक्षी अभ्यारण्य को देख लो अच्छे से। ये क्या कहता है कि यूपी का सबसे पहला वनजीव अभ्यारण्य जो है ना, वो चंद्रप्रभा यानी कि चंदौली में है। सबसे पुराना पूछ ले, सबसे पहला पूछ ले, आपका जवाब एक ही आना चाहिए कि चंद्रप्रभा चंदौली का जो वनजीव अभ्यारण्य है ना, यही यूपी का सबसे पहला वनजीव अभ्यारण्य है। और पक्षी अभ्यारण्य देख लो कि लख बहोसी, जो कि कनौज में है। कहाँ पे? कनौज में।
लख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा। और नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, ये पहला पक्षी अभ्यारण्य है पूरे यूपी का, याद रहेगा। देखो यहाँ पे 4 सवाल आपके ऐसे ही बन गए, 4 सवाल तो मैंने ऐसे बातों बातों में ही कंप्लीट करा दिया। देख रहे हो फायदा इस क्लास का। कि वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि है चंदौली जिले में। और बात की जाए पक्षी अभ्यारण्य के बारे में तो लख बहोसी जो कनौज का है, ये सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है यूपी का। ओके, और बात की जाए अगर नवाबगंज उन्नाव का, तो ये यूपी का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। समझ में आया? बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब, सवाल इन्हीं से तो बनेगा। आ जाओ, लास्ट अध्याय आपका, अध्याय नंबर 7, एकदम लास्ट वाला, ऊर्जा संसाधन, यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलेगी यूपी को, ऊर्जा संसाधन देख लो। सबसे पहले आता है ताप विद्युत गृह। ताप विद्युत गृह, ध्यान से देखो, ताप विद्युत गृह ये वही है जहाँ से आपका कोयला डाल के, कोयला मतलब जलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एक तो आपका ओबरा है बी, और एक आपका अनपरा है, एक है आपका हरदुआगंज। ध्यान से देख लो, ये 3 जो है ना, ये मुख्य रूप से आपके ताप विद्युत गृह हैं। अच्छे से देख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यूपी में कितने ताप विद्युत गृह हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से यही 3 हैं। और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है ओबरा। वो कौन सा है? ओबरा। ओबरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल आता है कि बताओ यूपी का सबसे महत्वपूर्ण ताप विद्युत गृह कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए ओबरा। ओके, एक आपका अनपरा है, एक आपका हरदुआगंज। अच्छा तो देख लो, ये तीन देख लो, यही 3 है मुख्य रूप से ताप विद्युत गृह यूपी के। आगे बढ़ो थोड़ा सा, बात करेंगे जल विद्युत का, यानी कि पानी भी तो घूमता है तो बिजली बनती है ना। पानी अगर जाएगा, वाटर टर्बाइंस होते हैं ना, जब पानी बहता हुआ पानी तेजी से जाता है तो वो पंखा लगा रहता है, टर्बाइन लगा रहता है, वो घूम जाता है, तो वो घूम जाता है ना, जब घूमता है तो उससे बिजली बनती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिहांद बांध, जो कि सोनभद्र में है। रिहांद बांध, ये जिसे गोविंद बल्लभ सागर पंथ कहा जाता है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देख लो, पूछा जाए कि बताओ भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए गोविंद बल्लभ पंत सागर, या रिहंद बांध भी कह सकते हो। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, समझे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अच्छे से देख लो, इसका आंसर यही है, गोविंद बल्लभ सागर पंत। ये 3 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, टोटल 3 सवाल बनेंगे, और 3 सवाल बनेंगे, इसका आंसर यहाँ पे यही मिलेगा। सवाल भी यही है, आंसर भी यही है। तो आगे बढ़ जाओ, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ये लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के लिए एक ही जाना जाता है, जो कि बुलंदशहर का है, नरौरा परमाणु संयंत्र। नरौरा परमाणु संयंत्र जो है ना, यही नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूपी का सबसे प्रसिद्ध है, और यही एकमात्र है जिसके ऊपर सवाल बनेगा। नरौरा परमाणु संयंत्र, समझे, यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके आपका बिजली वगैरह बनाया जाता है। ओके, तो हो गए आपके, देख रहे हो पूरा मैंने 7 टॉपिक कंप्लीट करा के यूपी का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दिया, लगभग 20 मिनट के वीडियो में। 25 मिनट हो गया, लगभग 23 मिनट हुआ है, लगभग 24 मिनट के वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। ओके, आज क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं कमेंट करने के लिए, तो कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। क्या ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए, जैसे यूपी का आपका कला संस्कृति हो गया, यूपी के मेले हो गए, और भी जितने टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, क्या आप चाहते हो कि ऐसे और डिटेल वीडियोस बना करके समझा के उसके बाद फिर सवाल हम लोग करें? जो भी इच्छा है आप लोगों की कमेंट में बताना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक सब्सक्राइब का तो वो तो है ही, आपकी मर्जी है, हाइप कर देना इस वीडियो को जरूर। इस वीडियो को सभी लोग हाइप कर देना, क्योंकि हाइप करते नहीं हो आप लोग, बट इस बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि ये वीडियो सच में बहुत रिसर्च करके मैंने बनाया है, तो मैं चाहता हूँ इसका कुछ तो रिजल्ट मिले मुझे, है ना। तो बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।